फिर से स्वागत है आप तमाम पत्रकार बंधुगणों का। जैसा कि अपेक्षित था, संभावित था और पहले से ही करीब करीब तमाम विपक्षी दलों और नेताओं को ऐसा लग रहा था, ठीक उसी तर्ज पर डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो फाइनल फेज़ में पेश कर दी। आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले के ऊपर बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहेगी कि वट एवर द रिकमेंडेशंस विच हैड कम आउट फ्रॉम डिलिमिटेशन कमीशन इज़ जस्ट अ फ्रीकिंग बुकलेट ऑफ द बीजेपी, नथिंग एल्स। ये शायद भारतीय जनता पार्टी को एक भ्रम है, मुगालता है कि इस तरीके से अगर वो जातीय या जनजातीय समीकरणों को बदल कर अभी हाल होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ सियासी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने करीब करीब हर विधानसभा हलके में और लोकसभाओं की भी अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं जिनमें ना तो भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखा गया, ना सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिक अगर हम बात करें मापदंडों को तरजीह दी गई। मैंने पिछली मर्तबा भी कहा था, आज कुछ एक उदाहरणों के साथ दोबारा कहना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पे हम अगर बात करते हैं विस्थापितों की, रिफ्यूजीज़ की, तो एक बड़ी बेल्ट जो समुच्चे बॉर्डर से होती हुई आरएसपुरा से लेकर हीरानगर या कठुआ तक है और एक बहुत बड़ी तादाद थी विस्थापितों की, बड़ी अपेक्षाएं थी उनको। दो बड़ी ऐसी विधानसभाएं जहां पर बहुत तादाद में विस्थापित थे, जिसमें सुचेतगढ़ और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र आता है, इन दोनों को आरक्षित कर दिया गया। इसी तरह से मैं एक और मिसाल आपको दूंगा विजयपुर विधानसभा क्षेत्र की। जैसा मैंने पहले कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों तक को ध्यान में नहीं रखा गया। मसलन डगेर और सजवाल पंचायत गुड़ा सलाथिया इलाके से संबंधित है। ये दोनों पंचायतें वो थी जिनको उठाकर सांबा में डाल दिया गया। अब अगर हम इनका ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी देखें तो किसी तरीके से वो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों के साथ कोई इंसाफ हुआ है। समूचा गुड़ा सलाथिया और उसके साथ सटे गांव विरोध प्रदर्शन निरंतर करते चले आ रहे थे और अब जबकि डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल फेज़ में रिपोर्ट आ गई है तो ये तय है कि बड़ी संख्या में अलग अलग विपक्षी दल अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि डिलिमिटेशन कमीशन एक ऐसा शक्तिशाली निकाय है जिसे हमारा संविधान ऐसी शक्तियां प्रदत्त करता है जिनके खिलाफ आप अदालत तक में नहीं जा सकते। और इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि इससे चुनाव की प्रक्रिया बाधित होगी। माननीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है, चूँकि इस विषय के ऊपर हमारा निरंतर बड़ी गहनता से विचार विमर्श होता रहा है, तो मैं उनका कथन भी यहाँ रखना चाहूँगा जिसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस किसी एक समाज वर्ग विशेष को तरजीह देकर ये साबित करने की कोशिश में लगी है कि उससे उसका कोई सियासी फ़ायदा होगा, तो केजरीवाल साहब का ये मानना है कि वो भले ही कोई वर्ग हो, कोई समाज हो, कोई संप्रदाय हो, कोई धर्म हो, अच्छी शिक्षा सबको चाहिए, बेहतर सड़कें सबको चाहिए, बिजली और पानी जो हमारी एक तरह से हम कहें हमें उस ईश्वर ने और कुदरत ने हमें उससे पहले ही लबरेज करके रखा हुआ है, उसकी निःशुल्कता की बात हो, तो ये तमाम तरह की वो चीज़ें हैं जो हर आम आदमी चाहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जम्मू कश्मीर का हर वो आम आदमी कन्नी काटी थी और उसके बाद परोक्ष रूप से भी सरकार इन्हीं की है, आजीज़ आ चुका है। बात फिर चाहे महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, उन तमाम लोगों की हो जो नौकरीशुदा होने के बावजूद अपना एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं, उन युवाओं की हो जो सारे मापदंडों पे खरे उतरने के बाद जम्मू शहर में लाठियां खा रहे हैं। तो ऐसे बहुतेरे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई है और हम ये बड़ी शिद्दत के साथ मानते हैं कि आज आम आदमी ये तय कर चुका है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर तीसरी मर्तबा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और जिस तरह से पंजाब के अंदर एक इतिहास रचा गया, उससे भी कहीं बेहतर जो जनादेश है वो हमें
आने वाले दिनों में हासिल होगा। एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा आप सबके माध्यम से, 8 साल के करीब हो चले हैं इस प्रदेश को बिना किसी लोकतांत्रिक सरकार के। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनाए हुए है। जो जानकारी हमें हासिल हो रही है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो ये चुनाव 2022 तक भी 24 तक भी टाले जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा हुआ तो हर एक बीतते दिन के साथ इसका सीधा सियासी नुकसान बाकी की तंजीमों को होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ जनमानस जो है वो बड़ी संख्या में जुड़ चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द जिस तरीके का सशक्त जनाधार हम बनाते हुए नज़र आ रहे हैं उसकी बौखलाहट जो है वो आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है। अंत में मैं एक और चीज़ कहकर अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा। जिस तरह मैंने अभी बात की रिफ्यूजीज़ की, विस्थापितों की, तो आज से कुछ बरस पहले रिफ्यूजीज़ को 5 लाख रुपए का 5.5 लाख रुपए का करीब झुंझुना थमाया गया था। मेरी जानकारी ये बताती है कि एक और किश्त चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी जो करीब 5 लाख की होगी। कुल 37,000 परिवार थे, जिसमें से 2,500 के करीब परिवारों को अभी तक पहली किश्त नहीं मिली है। इस तरह के जितने भी प्रलोभन, जितनी भी हम ये कहें कि सियासी ढंग से जो ये नाप तोल करने की कोशिशें हैं, इनसे आम आदमी आजीज आ चुका है। रिफ्यूजी विस्थापितों का ये हक था, जो पैसा उनको मिला वो उस लहू की एवज में था जो उनके पूर्वजों का भारत पाक विभाजन के दौरान बहा था। तो मेरा ये आप सबसे अनुरोध है कि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का जो पक्ष है डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस को, जिसकी हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, लेकिन खुद को एहसाई भी पाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि संवैधानिक रूप से इस शक्तिशाली निकाय को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन जनता के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में यही जनता बड़े साफ सुथरे ढंग से, बड़े सशक्त ढंग से इन तमाम सियासी साजिशों का जवाब अपने लोकतांत्रिक अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए देगी। आप इस संवाददाता सम्मेलन में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।